देखो, एक प्रॉब्लम आ रही थी, आप लोगों का सवाल अभी आया था और कल भी एक बाहर से भी कोई प्रश्न था कि इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्बोनियम आयन को कैसे पहचानेंगे। ये उदाहरण आपके सामने जो कल मैंने आपको बताया था, हाइपर कॉन्जुगेशन या अति संयुग्मन के आधार पर स्थायित्व बताया था आपको। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि प्राथमिक कार्बोनियम आयन वो होता है जिसमें जिस कार्बन पर धन आवेश है वो कार्बन एक और कार्बन से जुड़ा हुआ था, केवल एक ही से जुड़ा हुआ हो। अगर वो 2 से जुड़ा हुआ है तो वो द्वितीयक होगा और 3 से जुड़ा हुआ है तो वो तृतीयक होगा। तो ये देखिए आप, ये जिस कार्बन पर धन आवेश है वो कार्बन 1, 2 और 3 से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या है, तृतीयक है, 3 डिग्री। ये जिस पर धन आवेश है वो वाला कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, तो ये, और ये किससे जुड़ा हुआ है, 1 से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या है, समझ में आ गया आपको। अब इसमें बताइए आप, कोई है क्या 3 डिग्री 2 डिग्री, सारे ही, क्योंकि ये जिस पर धनावेश है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस पर धनावेश है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस पर धनावेश है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस पर धनावेश है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब बात यह है कि ये जो कार्बन है, इसके पास में जो कार्बन है, अल्फा कार्बन जिसको हम कहते हैं, अल्फा कार्बन मैंने आपको बताया था शुरू में भी कि वो कार्बन होता है, या अल्फा स्थिति वो स्थिति होती है जो क्रियात्मक समूह से अगला कार्बन जो होता है, पहला कार्बन होता है वो अल्फा होता है, दूसरा कार्बन बीटा, उससे अगला गामा, फिर डेल्टा। तो ये वाला जो कार्बन है वो इस धनावेश के कारण, क्योंकि कार्बोनियम आयन में जो केंद्र बिंदु है वो कौन है, ये धनावेश है। अब इस पे जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा, ये अल्फा, तो ये पहला कार्बन ये अल्फा है, इस पे कितनी हाइड्रोजन है, इस पर ये भी अल्फा कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा कार्बन है, इस पर 1 हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा कार्बन है, इस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो जो अति संयुग्मन संरचनाएं अपन बनाते हैं वो इसमें कितनी बनेगी, 4 हो जाएंगी कुल, लेकिन 3 बनेगी। आप ये कह सकते हैं आपको कि 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए 3 संरचनाएं बना सकते हैं अपन। इसमें 2 बना सकते हैं, इसमें 1 और इसमें 1 भी नहीं बनेगी, इसलिए स्थायित्व किसका अधिक होगा, समझिए। कंफ्यूजन कहाँ होता है, इसीलिए मैंने ये उदाहरण लिया था कि आपको ये जो कंफ्यूजन होता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में आप जल्दबाजी करेंगे और देखेंगे कि ये तो 3 डिग्री है, फटाफट इसको कर देंगे। जल्दबाजी नहीं करनी, आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, फिर करना है इसको। तो आप ये कहेंगे कि ये प्राथमिक है, ये सॉरी चारों प्राथमिक है और ये सबसे ज़्यादा स्थायी है। समझ में आ गया। अब जो बात कल एक प्रश्न चल रहा था, लास्ट में आया था, बाहर का प्रश्न था कहीं से, उसमें ये पूछा था, कहाँ से था वो प्रश्न, आपको ध्यान है कहाँ से था, कल एक प्रश्न था ना लास्ट में, मुक्त मूलकों का स्थायित्व पूछा था। उस पर हम जाते हैं, और उसके पहले जो ये जो रासायनिक अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती बनते हैं उसी को अपन लेते हैं। बाकी इन सबसे परिचित है, लेकिन उनके बारे में आपको एक प्रकार से पूरी जानकारी होनी चाहिए। अभिकर्मकों के प्रकार देखे थे हमने, इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही, मुक्त मूलक होते हैं। तो अभिकर्मक जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही हो सकता है, नाभिक स्नेही हो सकता है, लेकिन अभिक्रियाओं के दौरान कुछ ऐसे धनायन या मतलब विखंडन जैसा होगा। यदि समांश विखंडन होगा तो मुक्त मूलक बनेंगे, विसमांश विखंडन होगा तो आयन बनेंगे। तो उनको हम कहते हैं मध्यवर्ती, जो अभिक्रिया के दौरान बनते हैं। ये मध्यवर्ती 5 प्रकार के हैं, आपको ये ध्यान रखना है। पहला प्रकार है मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल। मध्यवर्ती कितने हैं, 5 है। पहला मुक्त मूलक, दूसरा कार्बोनियम आयन, तीसरा है कार्बेन आयन, चौथा है कार्बीन, और पांचवा है नाइट्रीन। ये 5 मध्यवर्ती रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान बनते हैं।
मुक्त मूलक, कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन, कार्बीन और नाइट्रीन। एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं मुक्त मूलक। मुक्त मूलक, इसके बारे में जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि मुक्त मूलक कब बनते हैं, जब किसी सहसंयोजी बंध का समांश विखंडन होता है। ये आधे तीर का निशान क्या दर्शाता है, एक इलेक्ट्रॉन को का विस्थापन दिखाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन x के पास में और एक y के पास में, तो ये क्या बनते हैं, मुक्त मूलक। आप देख रहे हैं इस पर कोई आवेश नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मुक्त मूलक क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। मुक्त मूलक, उन पर कोई आवेश नहीं होता। इलेक्ट्रॉन एक होता है, उदासीन होते हैं, लेकिन इनकी क्रियाशीलता अधिक होती है, बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। इस पर जो कार्बन है, मान लीजिए, क्योंकि कार्बनिक यौगिकों की बात करते हैं कार्बनिक रसायन में, तो कोई भी मुक्त मूलक यदि बनेगा तो उसमें जिस मूलक पर जो कार्बन जिस पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो sp3 संकृत होगा। सही है क्या, ये पढ़ा है आपने कभी? वो sp2 संकृत होता है। मूलक क्या होते हैं, मूलक sp2 संकृत होता है जिस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन होगा ना, समांश विखंडन से जो इलेक्ट्रॉन कार्बन पे जाएगा वो कार्बन sp2 संकृत होगा। और आकृति कैसी होगी, समतल त्रिकोणीय। ये कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है मुक्त मूलक के बारे में। मुक्त मूलक उदासीन होते हैं, क्रियाशीलता अधिक होती है, sp2 संकरण होता है और समतल त्रिकोणीय आकृति होती है। कार्बन इस प्रकार से sp2 संकृत होता है, आपको मालूम है, और एक p कक्षक इसके तल के लंबवत, ये क्या है, असंकृत p कक्षक है। क्या है ये, p कक्षक। और जो इलेक्ट्रॉन रहता है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, वो इसी में रहता है, असंकृत p कक्षक में इलेक्ट्रॉन रहता है। अब इसके स्थायित्व की बात करें, अगर मुक्त मूलक कई सारे अपन जानते हैं, कई प्रकार आपने देखे, कई सारे, जैसे मिथाइल मुक्त मूलक है, तृतीयक ब्यूटिल मुक्त मूलक है, ऐसे बहुत सारे मुक्त मूलक है। उनके स्थायित्व का क्रम क्या है वो आपको याद करना है। किस आधार पर है ये मैंने आपको कल भी बताया था और अभी दोबारा बता देंगे। ये एक ऐसे कार्बन पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जिससे 3 फेनिल समूह जुड़े हुए हैं। इसका स्थायित्व उससे अधिक होता है जिसमें 2 फेनिल समूह जुड़े हुए हों, और इससे ज़्यादा स्थायित्व, ये इसका स्थायित्व इससे अधिक होता है, और इनका स्थायित्व तीनों का ये क्या है, एलिल मुक्त मूलक, एलिल मुक्त मूलक, इससे अधिक होता है। इनको समझा सकते हैं इस स्थायित्व के क्रम को अनुनाद के द्वारा। किसके द्वारा समझा सकते हैं, अनुनाद के द्वारा। ठीक है, एक उदाहरण ले रहा हूं मैं। तृतीयक मुक्त मूलक जो है जिसमें 3 फेनिल समूह इस कार्बन से जुड़े हुए, तृतीयक हुआ ना ये, 3 डिग्री। इसमें क्या होगा, ये जो पाई बंध है इसका समांश विखंडन होगा। इस पाई बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन्स का वितरण कैसा होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, इस कार्बन पे आ गया, ऐसा दिखाएं आप, इस कार्बन पर।
जिनके बीच में बंद है उन्हीं दोनों के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ गया है वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, बंध बना लेगा। ये बंध बन गया और इस स्थिति पर एक इलेक्ट्रॉन मुक्त मूलक का जो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये अनुनाद के कारण कहाँ चला गया, इस वलय में। ऐसे ये कहाँ कहाँ जा सकता है, इस स्थिति पर भी है। और अगर अब क्योंकि मूलक से अनुनादी संरचनाएं बनाएंगे आप, तो क्या करेंगे, फिर इसका समांश विखंडन कर देंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जाएगा। तो अगली संरचना में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन इधर आया है वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ में बंध बना लेगा। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ था वो इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ में यहाँ बंध बना के पाई बंध यहाँ बन जाएगा और यहाँ एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा इस स्थिति पर। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकता है, तीसरी स्थिति ये वाली होगी। अब मैं सारी नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ अनुनाद में आपको। आप देखेंगे कि इस वलय में इलेक्ट्रॉन 3 स्थानों पर जा सकता है, इस पर, इस पर और इस पर। ऐसा ही इनमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। तो कुल कितनी संरचनाएं बन जाएगी, 9 दिखेगी ना आपको। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें अनुनाद होता है, अनुनाद के कारण इसका स्थायित्व सर्वाधिक है। अधिक क्यों है इससे, क्योंकि इसमें 2 वलय है, तो 2 वलय में 6 अनुनादी संरचनाएं बनेगी। इसमें 9 बन रही, उसमें 6 बनेगी और इसमें फिर 3 बनेगी। तो इसका मतलब क्या है, सर्वाधिक स्थायित्व इसका है, उससे कम इसका है और उससे कम इसका है। और ये एलिल मुक्त मूलक भी अनुनाद दर्शाता है। इसकी अनुनादी संरचना मैं यही बता रहा हूं आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 इस प्रकार। तो इसमें भी अनुनाद है, इसलिए ये भी स्थायित्व दर्शाता है। लेकिन स्थायित्व का क्रम जो है वो ये है, आपको ध्यान भी रखना है। और किस आधार पर है, ये आधार ध्यान रखना है, तो अनुनाद के आधार पर। अब इसके बाद में जो कार्बोनियम, ये तृतीयक एल्किल वाले जो आएंगे, ये एरिल मूलक हैं। 3 डिग्री कौन सा है, ट्राइफेनिल मुक्त मूलक है। और ये क्या है, ट्राइमेथिल। ये वाला मुक्त मूलक इस एलिल से कम स्थायी होता है और इससे कम स्थायी द्वितीयक होता है, इससे कम स्थायी प्राथमिक होता है और सबसे कम स्थायी कौन होगा, मैथिल मुक्त मूलक। 3 मैथिल समूहों का प्लस आई प्रभाव काम करेगा, प्लस आई प्रभाव काम करेगा, इसलिए इसका स्थायित्व अधिक होगा, उसका उससे कम होगा। उसमें 2 का ही है, इसमें 1 का, इसलिए और कम होगा। और ये केवल मैथिल मुक्त मूलक है। तो ये क्रम आपको याद रखना है। यहाँ आपको समझ में आ गया क्यों ज़्यादा स्थायित्व है, अनुनाद के कारण। मैथिल का कम रहेगा, वहाँ अनुनाद है ना, कंजुगेशन है, संयुग्मन है, जो मैंने कल आपको बताया था। एकांतर क्रम में द्विबंध आने के कारण अनुनाद संभव हो जाता है। तो ये मुक्त मूलकों का स्थायित्व और मुक्त मूलकों के बारे में सामान्य जानकारी आपको इतनी होनी चाहिए कि मुक्त मूलक उदासीन होते हैं। दूसरा, इसमें क्रियाशीलता अधिक होती है। संकरण sp2 होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन असंकृत p कक्षक में रहता है। आकृति समतल त्रिकोणीय होती है और स्थायित्व का घटता हुआ क्रम ये है, स्थायित्व का घटता और क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम इसका उल्टा। ठीक है, ये तो प्लस आई प्रभाव के आधार पर बताया था मैं आपको, प्रेरणिक प्रभाव। लेकिन उसमें अनुनाद प्रभाव आता है ना, जो प्रभाव मैंने कहा था सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव यौगिक में काम करते हैं। जो प्रभाव ज्यादा काम करेगा उसका आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। किससे,
माइनस आई प्रभाव से दिखाओगे तो वो प्रभाव कम है, इसलिए उससे दर्शाते ही नहीं है उसको। तो स्थायित्व को अगर आपको समझाना है तो इसके आधार पर ही समझाना पड़ेगा। दूसरा आता है कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन में क्या होता है, मान लीजिए इस प्रकार का एक बंध है, अगर Z की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक हो, क्या अधिक हो, विद्युत ऋणता, तो इस बंध का विषमांश विखंडन होगा और दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, Z के पास। तो कार्बन कैसा हो जाएगा, धन आवेशित, और Z कैसा हो जाएगा, ऋण आवेशित। तो कार्बोनियम आयन कब बनता है, जब विषमांश विखंडन हो बंध का, तब कार्बोनियम आयन बनता है। और कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका अष्टक पूरा नहीं है, धन आवेश है उसका। इसका मतलब क्या है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास में है। संकरण इसमें भी कार्बन का sp2 होता है। कार्बन कैसा संकरित होता है, sp2, लेकिन यहां पर असंकरित जो p कक्षक होता है वो खाली होता है। जैसे अभी अपने मूलक में देखा था, 1 इलेक्ट्रॉन था उसमें, लेकिन यहां पर ये जो असंकरित p कक्षक है ये खाली है, समझ गया। मुक्त मूलक में 1 इलेक्ट्रॉन था, इसमें नहीं है। आकृति वही समतल त्रिकोणीय। अब आती है बात स्थायित्व की। कार्बोनियम आयंस का स्थायित्व के 3 आधार हैं। अनुनाद, 3 आधार पर आप इसको समझा सकते हैं। अनुनाद, अति संयुग्मन और तीसरा है आई प्रभाव, यानी प्रेरणिक प्रभाव। कार्बोनियम आयन का स्थायित्व इन 3 प्रभावों पर निर्भर करता है। स्थायित्व जो होता है कार्बोनियम आयनों का, वो समानुपाती होता है किसी समूह के प्लस आई प्रभाव के या किसी समूह के माइनस आई प्रभाव के विलोमानुपाती होता है। उदाहरण हम देख चुके हैं, इस पे प्रश्न कई सारे मैंने आपको करवाए थे। क्लोरो समूह अगर होता है जुड़ा हुआ, माइनस आई प्रभाव होता है, तो क्या होता है, स्थायित्व कम होता है। तो कार्बोनियम आयन जो है उनका स्थायित्व इस प्रकार से, जैसे उदाहरण ले लीजिए, एक उदाहरण लेते हैं अपन, CH3 CH2 प्लस, CH3 प्लस और NO2 CH2 प्लस। धन आवेशित कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, NO2 और यहाँ CH3। CH3 का कौन सा प्रभाव होगा, प्लस आई प्रभाव, यानी इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ होंगे, कार्बोनियम आयन की तरफ, धन आवेशित कार्बन की तरफ। ये एक साधारण कार्बोनियम आयन है, इसमें क्या होता है, इसका माइनस आई प्रभाव काम करता है। तो कौन, देखिए माइनस आई प्रभाव कर रहा है, आप फिर समझ सकते हैं कि यहाँ पर कमी है, और फिर इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो क्या होगा, और अस्थायित्व बढ़ेगा, यानी स्थायित्व कम होगा। तो सबसे कम स्थायी कौन है, सबसे कम स्थायी माइनस आई पर, तो माइनस आई प्रभाव के कारण स्थायित्व कम है। तो ये आपको एक याद रखने के लिए लिख सकते हैं आप, स्थायित्व जो होता है वो प्लस आई प्रभाव के समानुपाती और माइनस आई प्रभाव के विलोमानुपाती होता है। कार्बोनियम आयन भी वो सब प्रकार के हैं, जैसे C6H5 3C प्लस, ट्राइफेनिल कार्बोनियम आयन, C6H5 ट्वाइस CH प्लस, C6H5
CH2+, इनमें स्थायित्व का जो क्रम है वो ये घटता हुआ है। कारण क्या है? ठीक जैसा मुक्त मूलकों में था वैसा यहां भी है। इनमें स्थायित्व का ये घटता हुआ क्रम क्यों है? क्योंकि इनमें अनुनाद होता है। जैसे मैंने अभी मूलक में, मुक्त मूलक में बताया था, वैसे ही यहां भी क्या होगा? मान लीजिए ये बंद यहाँ आ जाए, अनुनाद दर्शाएंगे आप, तो इस वलय में कोई प्रभाव नहीं हुआ, इस वलय में कोई प्रभाव नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ कैसा आ गया? धनावेश। तो धनावेश कहाँ घूमेगा? इस पूरी वलय में 3 स्थानों पर घूमेगा, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, और इस वलय में भी ऐसे ही जाएगा, तो कुल 9 संरचनाएं बन जाएगी। तो ठीक वैसे ही जैसे मुक्त मूलक में था वैसे ही कार्बोनियम आयन में भी अनुनादी संरचनाएं ज़्यादा इसमें बनेगी, इसलिए ज़्यादा सर्वाधिक स्थायी है, इसमें कम बनेगी, इसमें इससे कम बनेगी, और इसमें इससे कम है, इसलिए ये क्या है? स्थायित्व का घटता हुआ क्रम है। और अब आगे बढ़ें आप, CH3 ट्राईमेथिल ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन, तृतीयक कार्बोनियम आयन है ये। फिर CH3 ट्वाइस CH+, इससे कम CH3 CH2+, और सबसे कम CH3+। सबसे कम कौन हो? वही क्रम है जो आपने पहले लिखा है मुक्त मूलक में, वही क्रम है, लेकिन वहां पर मुक्त मूलक दिखाया था, यहाँ पर धन आवेश दिखाना है। ये जो स्थायित्व का घटता हुआ क्रम है, ये किस आधार पर है? प्रेरणिक प्रभाव के साथ साथ अतिसंयुग्मन भी है इनमें, क्योंकि इनमें अल्फा हाइड्रोजन है ना, इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 6 है, इसमें 3 है, तो ये अतिसंयुग्मन और प्रेरणिक प्रभाव दोनों है, यहाँ से और यहाँ तक क्या था? अनुनाद प्रभाव। तो ये इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव इनके स्थायित्व का निर्धारण करते हैं। मुक्त मूलक क्या है? एक मध्यवर्ती है जो उदासीन होता है, कार्बन sp2 संकृत होता है, क्रियाशीलता अधिक होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन असंकृत p कक्षक में रहता है। कार्बोनियम आयन में धन आवेशित कार्बन होता है जिसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो असंकृत p कक्षक होता है वो कैसा होता है? खाली होता है। तीसरे प्रकार के जो मध्यवर्ती हैं वो क्या है? कार्बेन आयन। यानी जब कार्बन पर ऋण आवेश हो, जैसे इस बंध का विषमांश विखंडन होगा, और ये जो बंध टूटेगा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चले जाएं, तो क्या होगा? कार्बन पर ऋण आवेश होगा और ये Z धन आवेशित रहेगा। ये कब होगा? जब कार्बन की विद्युत ऋणता Z की अपेक्षा अधिक हो। कार्बन की विद्युत ऋणता Z की अपेक्षा अधिक हो, तो इस प्रकार से ये बंध का विषमांश विखंडन होगा और कार्बन पर ऋण आवेश आएगा, इसको कहते हैं कार्बेन आयन। इस कार्बन पर जिस पर ऋण आवेश है, इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? 3 तो बंधित हैं, यानी 6 इलेक्ट्रॉन, 3 तो बंद है इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश के कारण है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब इसके पास आ गए तो वो 8 इलेक्ट्रॉन है। और लेकिन ऋण आवेश है ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, क्योंकि इसके पास में ये उपलब्ध हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्रियाशीलता अत्यधिक होती है।
यहाँ जो कार्बन है वो sp3 संकृत होता है, ध्यान रखिएगा आप। पहले दोनों में sp2 संकृत कार्बन था, यहाँ पर कार्बन कैसा है, sp3 संकृत है। और संरचना इसकी पिरामिडल होती है। क्यों पिरामिडल होती है, उसका कारण यह है कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये एक संकृत कक्षक में रहता है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का बंध युग्म से प्रतिकर्षण होता है। तो प्रतिकर्षण होने से क्या होगा कि ये बंध थोड़ा सा इससे दूर जाएंगे प्रतिकर्षण के कारण, तो ये बंध कोण घट जाएगा, कितना रह जाएगा, कितना रह जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट से कुछ कम हो जाता है। तो ये बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट से कम होता है। जैसे अमोनिया में आपने देखा है, अमोनिया में भी तो ऐसी स्थिति है, 107 डिग्री होता है ना इसमें, करीब करीब 107 डिग्री 30 मिनट इसमें बंध कोण होता है। तो ये बंध, ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म उपलब्ध है ये किस पर है, एक संकृत कक्षक में है। और ये क्या करता है, बंध युग्म और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का जो प्रतिकर्षण होता है उसके कारण से बंध कोण इसमें कम हो जाता है। और आकृति अगर ये नहीं होता तो कैसे होती आकृति, चतुष्फल की होती। तो चतुष्फल की आकृति में थोड़ा सा विकृति आ जाती है, और उस विकृति कारण आकृति कैसी होती है, पिरामिडल, इसको कहते हैं पिरामिडल। पिरामिडीय आकृति इसकी होती है। अब इसका स्थायित्व भी 3 कारकों पर निर्भर करता है। किस किस पर, सॉरी, अनुनाद और प्लस आई प्रभाव, अनुनाद और आई प्रभाव पर, प्रेरणिक प्रभाव पर। ये 2 कारक इसका स्थायित्व निर्धारित करते हैं, अनुनाद और प्रेरणिक प्रभाव। अनुनाद और प्रेरणिक प्रभाव, इसमें क्या है कि स्थायित्व का जो क्रम है, अगर इसको अनुनाद इससे दिखाएं प्रेरणिक प्रभाव से, तो जो उदाहरण मैंने आपके सामने भी लिया था कार्बोनियम आयन में, प्लस आवेश दिखाएंगे, ऋण आवेश दिखाएंगे भाई, क्योंकि यहाँ क्या है, कार्बन आयन है, इसमें इसका प्लस आई प्रभाव होगा CH3 का, तो क्या होगा, स्थायित्व किसका ज्यादा होगा, इस पर प्लस आई प्रभाव इधर काम करेगा, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ऋण आवेश इस पर और बढ़ा देगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका स्थायित्व CH3 माइनस का स्थायित्व इसकी तुलना में अधिक होता है। और इसका जो माइनस आई प्रभाव है NO2 का, वो इस पर ऋण आवेश को कम करता है इस कार्बन पर, ठीक है, ऋण आवेश घनत्व को इस कार्बन पे कम करता है, इसलिए इसका स्थायित्व अधिक है। ये क्रम उल्टा है, कार्बोनियम आयन की में जो आपने देखा था उससे उल्टा क्रम है। तो क्योंकि सीधा सीधा सा दिख रहा है, वहां धनावेश था, यहाँ ऋण आवेश है। और अगर आप विभिन्न कार्बोनियम आयनों को देखें, C6H53C माइनस, C6H52, उल्टा हो जाएगा वो क्रम पहले से। इसमें क्रम क्या रहेगा,
किसका क्रम है ये? ये किसका क्रम है ये बताओ? कार्बन आयन का स्थायित्व होगा कि नहीं होगा इसमें, ये बताओ। ये स्थायित्व का घटता हुआ क्रम है, सही नहीं है क्या? क्यों नहीं है सही? इसमें इन सब में मैंने बताया था आपको क्या होता है, अनुनाद इस ऋण आवेश को फैला देता है। आवेश जब फैल जाएगा तो स्थायित्व बढ़ेगा, तो स्थायित्व का ये घटता हुआ क्रम होगा। आगे जब करेंगे तब आपकी बात मान लेंगे। CH3 माइनस, क्योंकि ये किस पे निर्भर कर रहा है, ये प्रेरणिक प्रभाव के कारण है ये, और वो किसके कारण है, अनुनाद के कारण। तो जो 3-4 पॉइंट एक एक मध्यवर्ती में मैंने आपको बताए हैं वो याद करने हैं। निश्चित रूप से कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होगी आपकी, उसमें इनमें से कोई न कोई सवाल जरूर पूछा जाएगा। कंपटीशन हो नहीं सकता ना, कंपटीशन इनमें हो नहीं सकता। कैसे कराना चाहते हो? स्थायित्व में, स्थायित्व में तुलना करोगे तो आप उन्हीं की तुलना करोगे ना जो एक ही उस समूह के होंगे। दोनों की तुलना करना संभव ही नहीं है ना। ऐसा कोई उदाहरण भी आपके पास नहीं है जिसमें दोनों प्रभाव काम कर रहे हो, कार्बोनियम आयन भी बने और कार्बन आयन बने, ऐसा संभव है ही नहीं। अगर विद्युत ऋणता जो मैंने बताया कार्बन की अधिक है और विषमांश विखंडन होता है तो निश्चित रूप से कार्बन आयन बनेगा, और अगर Z की विद्युत ऋणता अधिक है कार्बन से तो निश्चित रूप से कार्बोनियम आयन बनेगा। तो विषमांश विखंडन पे ही ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि क्या बनेगा, ठीक है ना। चौथे प्रकार का मध्यवर्ती कौन सा है? कार्बीन। ये तीन ऐसे मध्यवर्ती जो आपने अभी पढ़े, इनसे पाला अपना ज्यादा पड़ता है। जो दो मध्यवर्ती अब पढ़ रहे हैं इनसे आपका वास्ता कम पड़ता है। कार्बीन द्विसंयोजी, ध्यान रखिएगा ये द्विसंयोजी होते हैं, बाइवेलेंट, दो संयोजकता, आवेश नहीं होता है, इसका मतलब उदासीन होते हैं, और संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी कोश समझते हो कौन सा होता है? बाह्यतम कोश, वो संयोजी कोश होता है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसके दो प्रकार हैं कार्बीन के, एक होता है सिंगलेट कार्बीन और एक ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट और ट्रिपलेट। कार्बन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं किस प्रकार से हो सकते हैं? 2 प्रकार से हो सकते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में इस प्रकार से हों, या दोनों इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हों। ये जो स्थिति है ये सिंगलेट कार्बीन को, सिंगलेट प्रकार है इसका, और ये ट्रिपलेट प्रकार की है। 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों अलग अलग हैं। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में होते हैं तो उसको कहते हैं सिंगलेट कार्बीन। दोनों इलेक्ट्रॉन अगर अलग अलग कक्षकों में है तो इसको कहते हैं ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन में संकरण sp2 होता है,
और ट्रिपलेट में sp का संकरण होता है। निश्चित रूप से आकृति इसकी कैसी होगी, समतल त्रिकोणीय। जब sp2 संकरण होता है तो आकृति कैसी होती है, और इसकी कैसी होगी, रेखीय। ट्रिपलेट कार्बिन की आकृति रेखीय। वो जो आप बात कर रहे हैं एक ही कक्षक में दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग स्पिन वाले हैं, प्लस स्पिन और माइनस स्पिन वाले हैं। तो इसलिए जब एक साथ हैं इलेक्ट्रॉन तब इस प्रकार से दर्शाएंगे, दोनों इस तरीके से ही दर्शाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ये आप ध्यान रखिएगा कि इसमें से ये देखो आप इसको यूं दर्शा सकते हैं अपन, ये हाइड्रोजन एक दूसरी तरफ है, ये इस प्रकार से है। ये सिंगलेट बता रहे हैं आपको पहले, सिंगलेट कार्बीन में दोनों इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में है, और अगर ये ट्रिपलेट कार्बीन होती है तो उसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसमें। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कार्बीन में कार्बन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आवेश नहीं होता है इसलिए उदासीन है, और दो प्रकार की होती है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। अगर इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में है, युग्मित है, तो उसको इस तरीके से दर्शाएंगे और वो sp2 संकरण होता है, सिंगलेट कहते हैं। और दोनों इलेक्ट्रॉन यदि अलग अलग कक्षकों में है तो वो ट्रिपलेट होता है। ये जो कार्बीन है ये किस प्रकार से बनती है, थोड़ा सा आप इस बारे में भी ध्यान रखिएगा कि CH2N2 डाईएजोमीथेन होता है ये, इसको गर्म करने से ये जो मध्यवर्ती है वो बनता है और वो है कार्बीन, डाईएजोमीथेन। क्या कहते हैं इसको, ये जो कार्बीन है इसका नाम है मैथिलीन कार्बीन, मैथिलीन कार्बीन, मैथिलीन कार्बीन। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको कहते हैं कीटीन। कीटो समूह भी है और ईन समूह भी है, द्विबंध है इसलिए इसको कहते हैं कीटीन। इससे भी बनती है कार्बीन, और वो कार्बीन क्या है, CH2, वही मैथिलीन कार्बीन और CO। तो ये कार्बीन को प्राप्त करने के बनाने के तरीके हैं, डाईएजोमेथेन से और कीटीन से। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म से भी बना सकते हैं, CHCl3 प्लस OR माइनस, एल्कोक्साइड आयन है ये एल्कोक्साइड आयन प्रोटॉन हटा लेते हैं इससे, तो ये बन जाता है CCl3 माइनस। क्या बन जाएगा, प्रोटॉन हट गया इसमें से तो CCl3 माइनस बन गया, और ये बाद में डाईक्लोरोकार्बीन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, डाईक्लोरोकार्बीन में। इसको कहते हैं डाईक्लोरोकार्बीन। कार्बन पर वही कार्बन की तरह ही 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, डायजोमीथेन से, कीटीन से और क्लोरोफॉर्म से। उपयोगिता क्या है इसकी, उपयोगिता देखिए, जैसे ये प्रोपेन है, इस प्रोपेन में ये कार्बीन अगर अंतर्वेशित करा दी जाए तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। कार्बन श्रृंखला में
इसका क्या बना दिया है, सजात, अगला सजात। तो इंसर्शन मतलब इसको इसके बीच में समावेशित करा दिया है, समावेशन इसको कह सकते हैं। ऐसे ही साइक्लोएल्केन अगर कोई है, मान लीजिए साइक्लोएल्केन बनाना हो आपको, उसकी कार्बिन से अभिक्रिया कराएंगे तो ये CH2CH2, तो साइक्लोएल्केन प्राप्त कर सकते हैं अपन। एल्कीन से साइक्लोएल्केन किसकी सहायता से प्राप्त कर सकते हैं, कार्बिन का उपयोग करके। इसके अलावा दो अभिक्रियाएं आप ध्यान रखना, एक तो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ये सब बाद में जब आएगी तभी पढ़ेंगे, उसमें भी कार्बिन बनता है, और एक है रीमर टीमन अभिक्रिया। ये दो नेम रिएक्शन है जो अभी नहीं पढ़ रहे हैं अपन, बाद में पढ़ेंगे। कार्बिल एमीन अभिक्रिया और रीमन टीमन अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं में भी कार्बिन का उपयोग होता है। तो कार्बिन कैसे बनता है, कार्बिन बनता है डायज़ोमीथेन से, कार्बिन बनता है कीटीन से, कार्बिन बन सकता है क्लोरोफॉर्म से, और उपयोगिता क्या है कि CH2 को ऐसे के ऐसे ही श्रृंखला में समावेशित किया जा सकता है, अंतर्वेशित किया जा सकता है। दूसरा, साइक्लोएल्केन बनाए जा सकते हैं, किसकी सहायता से, एल्केन की कार्बिन की अभिक्रिया से। और दो अभिक्रियाएं आप ध्यान रखिएगा यहाँ केवल, कार्बिल अमीन अभिक्रिया और रीबर टीमन अभिक्रिया। अंतिम मध्यवर्ती यानी पांचवा मध्यवर्ती कौन सा है, नाइट्रीन। नाइट्रीन में नाइट्रोजन एक संयोजी होता है, कार्बिन में आपने देखा था द्विसंयोजी था कार्बन, यहाँ एक संयोजी नाइट्रोजन है। संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, और आवेश नहीं है, इसका मतलब ये उदासीन है, लगभग समान है। ये भी दो प्रकार की है, सिंगलेट और दूसरा ट्रिपलेट। सिंगलेट और ये भी sp2 संकरित है और ये sp, बिल्कुल कार्बिन में जैसा है वैसे यहाँ है। ये एक्चुअल में इस प्रकार से है, नाइट्रोजन के पास में एक तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है इस प्रकार का, जो अपन सामान्य तौर पर नाइट्रोजन पे दर्शाते हैं, ऑक्सीजन पे 2 दिखाते हैं, 2 युग्म दर्शाते हैं ऑक्सीजन पे, नाइट्रोजन पे 1 दिखाते हैं। एक ये कार्बन से बंधित है, एल्किल समूह का मतलब कोई कार्बन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास में इस प्रकार से दिखा सकते हैं आप, ये इसको नाइट्रीन बनाते हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको ये वाले, ये कौन से हैं, 2 एकल इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसमें जिसका स्थायित्व अधिक होता है कौन है, वो ट्रिपलेट है। ये ट्रिपलेट जो है इसका स्थायित्व अधिक होता है, क्योंकि जिसकी ऊर्जा कम होती है उसका स्थायित्व अधिक होता है। तो आप यहाँ ये भी कर सकते हैं, इसकी ऊर्जा कम है, स्थायित्व अधिक है। और इसका एक उदाहरण आप नोट कर लीजिएगा, हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया, वो अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि उसमें नाइट्रीन बनता है, हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। ये सामान्य जानकारी है पांचों प्रकार के मध्यवर्तियों के बारे में जो आपको होनी चाहिए। एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको उससे, जिससे उसके बाद में अपन टेस्ट के 10 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन
अब तक जो आपको बताया है उसमें मैंने आपको बता दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव क्या होते हैं, अभिकर्मक कितने प्रकार के होते हैं और मध्यवर्ती क्या क्या हैं, अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से हैं। इन सब की अगर आपको जानकारी है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। और वहाँ पर जब हम बात करेंगे कि यहाँ प्रेरणिक प्रभाव के कारण ऐसा हो रहा है, तब आप ये नहीं सोचें कि प्रेरणिक प्रभाव तो मुझे आता नहीं है। अब तो सबको आता है प्रेरणिक प्रभाव। अनुनाद प्रभाव का जब उपयोग होगा तो हम ये अपेक्षा करेंगे आपसे कि आपको अनुनाद प्रभाव पता है, अतिसंयुग्मन आपको पता है और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव पता है। चारों मुख्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव आपको अच्छे तरीके से समझ में, और जो उदाहरण बाद में एक एक चैप्टर में आने, वो कई उदाहरण हमने ले लिए हैं पहले। आपको जो क्वेश्चंस कराए थे उन प्रश्नों में सब में मैंने उन उदाहरण को सम्मिलित किया था, जो उदाहरण आपको समझने के लिए आवश्यक थे उन इलेक्ट्रॉनिक प्रभावों को। अब जो बात बतानी है आपको टेस्ट से पहले वो ये है कि किस प्रकार की अभिक्रिया किस में होती है। जैसे 4 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, कौन कौन सी हैं? प्रतिस्थापन, क्रम यही रखें तो अच्छा रहेगा, प्रतिस्थापन, योगात्मक, विलोपन और चौथा पुनर्विन्यास। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, पुनर्विन्यास, इनके बारे में आपको पता है। प्रतिस्थापन का मतलब है किसी भी अभिक्रिया में किसी परमाणु या समूह को हटाकर उसके स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या परमाणु समूह लगा दें। योगात्मक का मतलब है कि जब किसी असंतृप्त यौगिक में किसी अभिकर्मक का क्रियाकारक का योग कराएंगे तो वो एक पाई बंध टूटेगा और 2 सिग्मा बंध बन जाए। इसका मतलब इसमें आवश्यकता क्या है? असंतृप्तता होनी चाहिए, द्विबंध या त्रिबंध होना चाहिए। विलोपन इसका उल्टा है कि सिग्मा बंध टूट के पाई बंध बनने हैं, ठीक है ना। तो ये इसका उल्टा है। मुख्य तौर पर जो आपको कंफ्यूजन होगा विलोपन में, तो आप जब ये इन एल्कीन और एल्काइन का निर्माण होगा तो विलोपन अभिक्रियाओं के द्वारा होगा। लेकिन ये जो 2 अभिक्रियाएं हैं इसमें क्या कंफ्यूजन होता है वो ये है कि कौन से यौगिक कौन सी अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। अब अभिकर्मक होते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, दूसरा तीसरा मुक्त मूलक अभिक्रिया में बनता है। ये तो अभिकर्मक हैं जो आक्रमण करते हैं और मुक्त मूलक अभिक्रिया के दौरान बनते हैं। जैसे आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा है, एल्केन पढ़ा था, उसमें हैलोजनीकरण अभिक्रिया थी ना। क्या बना? CH3। ये अभिक्रिया किस प्रकार की इन दोनों में से? प्रतिस्थापन क्यों है? क्योंकि इसमें से एक H हटके उसके स्थान पर Cl आ गया। अब ये प्रतिस्थापन इलेक्ट्रॉन्स नहीं है या नाभिक्स नहीं है या इस अभिक्रिया में मुक्त मूलक बनता है, वो नाम अपन इसके आगे लिख देंगे। अगर नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन है तो नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन बोल दीजिए, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन है तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोल दीजिए, और अगर मुक्त मूलक से हो रहा है तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन बोल दीजिए। क्या बोलेंगे? क्योंकि इसमें ये क्लोरीन जो है इस बंध का, Cl2 बंध का समांश विखंडन होता है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सॉरी पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश भी होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या बनते हैं? मुक्त मूलक बनते हैं। तो ये प्रतिस्थापन किसका उदाहरण है, या ये अभिक्रिया किसका उदाहरण है? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन का। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब आप प्रतिस्थापन लीजिए, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन किस में होता है? अभी कल भी चर्चा की थी, परसों भी। एरोमेटिक यौगिकों में, बिल्कुल सही है कि एरोमेटिक यौगिकों में देखिए असंतृप्तता है। अगर किसी को कोई जानकारी नहीं है तो वो ये कहेगा कि इसमें योग होगा। क्यों योग होगा? क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। लेकिन एक कारक ऐसा है जो इसमें योग को नहीं होने देता। वो क्या कारक है?
अनुनाद। अनुनाद के कारण इस पर क्या होता है, इसका स्थायित्व बढ़ जाता है, और स्थायित्व बढ़ता है इसलिए केवल प्रतिस्थापन होता है। जैसे यहाँ सब जगह H है, इस H को मैंने खोल के लिखा, बाकी सब जगह H है, और इसके स्थान पर क्या आ जाए, X आ जाए, तो ये क्या है, प्रतिस्थापन है। और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में आएगा। कैसे आएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही, यानी इस पर कैसा आवेश होगा, धनावेश। मान लीजिए यहाँ Cl आता है तो Cl प्लस आयन इस पर आक्रमण करेगा, क्लोरोनियम आयन। अब वो क्लोरोनियम आयन कैसे आएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड के कारण आएगा, वो जब अपन एरोमेटिक यौगिक पढ़ेंगे तब विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन आपको अभी जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि एरोमेटिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन होता है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन किस में होता है, वहां तो असंतृप्तता है भाई, प्रतिस्थापन कैसे होगा। कार्बोनिल यौगिक जो है उसमें क्या है, पाई बॉन्ड है ना, तो यहां तो योग होगा। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन जो 12th क्लास का 12वीं कक्षा का पहला चैप्टर है एल्किल हैलाइड, उनमें होता है। किसमें होता है, एल्किल हैलाइड। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको चैप्टर से भी याद रहेगा, किसी भी तरीके से आपके अंदर पहुंच जाए बात कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं, जैसे मान लीजिए ये एल्किल हैलाइड है, इस पर कोई ये नाभिक स्नेही है, नाभिक स्नेही कह सकते हो क्या इसको, है क्या नाभिक स्नेही, इस गर्दन हिला रही नहीं है ना, तो क्या होगा, ये इस X को हटा करके इसकी जगह दोनों ही नाभिक नहीं है, ये भी नाभिक नहीं है और ये भी है, इसने इसको क्यों हटाया, प्रतिस्थापित कर दिया, लेकिन जो प्रतिस्थापित करता है वो ताकतवर ज्यादा होता है, नाभिक नहीं वो अधिक होना चाहिए इसकी तुलना में, तभी तो हटा पाएगा, ये तो हटा ही नहीं सकता। तो नाभिक नहीं प्रतिस्थापन किसमें होता है, तो आपको यहाँ 3 ध्यान रखना है। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन किसमें होता है, एल्केन में, एल्केन का हैलोजनीकरण, एल्केन का पहला उदाहरण जो मैंने बताया था ना वो है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन का, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन किसमें है, एरोमेटिक यौगिकों में, और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन किसमें है, एल्किल हैलाइड में। अब आता है योगात्मक अभिक्रियाएं। पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही योग देखिए किसमें होता है, एल्कीन में या एल्काइन में इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करता है, ठीक है। किसमें होता है, एल्कीन और एल्काइन में इलेक्ट्रॉन स्नेही योग होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं कौन दर्शाते हैं, पाईबंद वाला यौगिक होना चाहिए पहले तो, इधर ये पाईबंद है इसमें, और इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण से ये कार्बोनियम आयन बनेगा। तो इस प्रकार का जो योग है ये एल्किल हैलाइड जब आप पढ़ेंगे तब भी आएगा, और एल्कीन एल्काइन पढ़ेंगे तब भी आएगा। ये चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तब और आपको बताएंगे। अभी जैसे एल्केन एल्कीन एल्काइन आपको पढ़ाना है तो उस वक्त में आपको ये जो चीज़ जहाँ आएगी वो बताएंगे, लेकिन अभी आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि एल्कीन और एल्काइन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन होता है, योगात्मक अभिक्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योग होता है। नाभिक स्नेही योग किसमें होता है, अभी बताया था आपने, कार्बोनिल यौगिकों में। क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव ऐसे काम करता है, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया तो कौन आक्रमण करेगा, पहले इस पर इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव ऐसे काम करेगा, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया लेकिन इस कार्बन का अष्टक पूरा नहीं है, तो पहले ये चाहता है कि मेरे पर आक्रमण हो, कौन करेगा इस पर आक्रमण, नाभिक नहीं करेगा। तो नाभिक नहीं जब इस पे जुड़ेगा जैसे Cn माइनस, तो वो यहाँ जुड़ जाएगा CCnO माइनस। तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं कौन किसमें होती है, कार्बोनिल यौगिकों में होती है, ठीक है। तो योगात्मक अभिक्रियाएं पहले प्रकार की तो एल्कीन एल्काइन में इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही कार्बोनिल यौगिकों में, नाभिक स्नेही योगात्मक। और एक मुक्त मूलक योग किसमें होता है, एक बहुत स्पेसिफिक विशिष्ट उदाहरण है, वो आपको ध्यान रखना है, वो क्या है, वो आपको अभी इस एल्कीन वाले चैप्टर में आ जाएगा। आपने पढ़ा होगा कि जब प्रोपीन पर HBr का योग कराते हैं परऑक्साइड की उपस्थिति में, तो योग कैसे होता है, मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होता है, यानी कि
बी आर कहाँ जाएगा? ये मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत योग है, यानी पेरोक्साइड प्रभाव, यानी पेरोक्साइड की उपस्थिति में हो रहा है। ये पेरोक्साइड नहीं हो तो बी आर यहाँ आएगा और एच यहाँ आएगा। ये वाला जो योग होता है इसमें मुक्त मूलक बनता है पहले, इसलिए इसको कहते हैं मुक्त मूलक योग। समझ गए आप? तो मुक्त मूलक योग का एकमात्र उदाहरण आप यही ध्यान रखना कि असम्मित एल्कीन पर HBr का पेरोक्साइड की उपस्थिति में योग या पेरोक्साइड प्रभाव जो होता है वो किसका उदाहरण है? पहले प्रकार का योगात्मक मुक्त मूलक योग। ठीक है, दूसरे प्रकार का कौन सा है? इलेक्ट्रॉन स्नेही योग, और तीसरे प्रकार का नाभिक स्नेही योग। तो ध्यान रहेगा आपको ये। अब सब अपनी अपनी कॉपी में एक पेज निकाल लें, उस पर अपना नाम लिख लें। बाहर भी जो बैठे हैं वो भी ऐसा कर लें। अपना नाम लिख दीजिए, बात नहीं करें आपस में। वो क्यूपी खोल देना, खुला हुआ एक पेज, 10 आप अंक लिख लीजिए, उसके आगे उत्तर ABCD अब सैदे लिखना है आपको। इस प्रकार से आप बना लें। उस कागज पे अपना नाम लिख देना, स्कूल का नाम लिख देना अपना, आज की तारीख लिख दीजिए, दिनांक, बात नहीं आपस में, आवाज नहीं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। थोड़ा जगह छोड़ के आप लिख दीजिए, जल्दी फटाफट, टाइम हो गया है। आपको केवल थोड़ा सा समय मिलेगा जिसमें आपको प्रश्न दिखेगा यहाँ पर, उसमें जो समझ में नहीं आएगा मैं यहाँ बता दूंगा, ध्यान से देखिएगा और तुरंत उत्तर लिखना, उसके बाद वो प्रश्न गायब हो जाएगा, अगला प्रश्न आ जाएगा। अपना नाम, स्कूल, दिनांक और ये 10 को प्रश्न लिख दीजिए, जिनके उत्तर लिखने की जगह सामने खाली छोड़ दीजिए। ये किससे ऑपरेट करूंगा? इससे? अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। नहीं, 1 मिनट। कर लिया सबने तैयारी? इसमें कितना टाइम लग रहा है तुम लोग? बाहर भी सब लोग तैयार कर लें, इसको फिर आपस में वहां चेक करेंगे। गड़बड़ है क्या? जल्दी, फिर फिजिक्स की क्लास आ जाएगी आपकी, फिर प्रॉब्लम है। जल्दी करिए आप। प्रश्न नंबर 1, सबका ध्यान इधर स्क्रीन पर। हाँ जी, पहला प्रश्न जो है वो जल्दी से पढ़िए, केवल उत्तर आपको लिखना है। दिख रहा है सबको साफ? दिख रहा है सबको साफ? कुछ नहीं बोलना है आपको, चुपचाप अपने शीट पे लिखना है इसको। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 2, निम्न में असत्य है। पहला, नाभिक स्नेही उदासीन अणु या स्पीसीज हो सकता है। दूसरा, Cl+, ये धन आवेश है Cl पर, क्लोरोनियम आयन इलेक्ट्रॉन स्नेही आयन है। दूसरा है, तीसरा सॉरी स है, R+ इलेक्ट्रॉन स्नेही आयन है, और द उपरोक्त में से कोई नहीं। दिख रहा? आपस में बात नहीं, अपना अपना जो भी आपको आता है, गलत हो सकता है, सही हो सकता है, कोई चिंता नहीं करें उसकी, आपको करना है बस। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न है, निम्न में सत्य कथन है। पहला, प्रेरणिक प्रभाव एक अस्थायी प्रभाव है। दूसरा, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव अभिकर्मक के प्रभाव के कारण होता है। -I प्रभाव का घटता हुआ क्रम है। I इज ग्रेटर देन Br इज ग्रेटर देन Cl इज ग्रेटर देन F। ये क्रम जो लिखा हुआ है ये वाला है।
और द है प्लस आई प्रभाव का घटता हुआ क्रम, CH3 C2H5 और फिर CH3 ट्वाइस। इनमें से जो सत्य कथन हो, जो सच्ची बात हो वो बतानी है। ए है या ब है या स है या द है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, CH3 CHO में देखिए कार्बन को अंकित किया हुआ है। CH3 CHO में इस प्रकार से कार्बन अंकित है। ये वाला कार्बन पे 1 अंक है, इस पे 2 अंक है। पूछा है कि कार्बन 1 पर संकरण है। कार्बन 1 जो है उस कौन सा संकरण है, उस पर sp2 है, sp3 है या sp है या कोई भी संकरण नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट 5वां प्रश्न, CH3 CO CH3 इसमें पूछा है, कार्बन को नंबर दिया है 1 2 3। पूछा है कि ए जो है वो है कि कार्बन 1 और कार्बन 3 sp3 संकृत हैं। ब है C2 यानी कार्बन संख्या 2 sp संकृत है। स है कार्बन 2 sp3 संकृत है और द है C1 और C2 sp2 संकृत हैं। जो भी आपको ठीक लगता है वो उत्तर आप लिख दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, निम्न में से सत्य कथन चुनिए। HCN में कार्बन sp संकृत तथा आकृति रेखीय है। HCN HC ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें कार्बन पर sp संकरण है और आकृति रेखीय है। दूसरा इसका ब है CH2 डबल बॉन्ड O, इसमें कार्बन sp3 संकृत है तथा आकृति चतुष्फलकीय है। ये जो दिख रहा है थोड़ा छोटा है, यह sp3 लिखा हुआ है। फिर आ गया स HCN, वापस वही है। HCN में कार्बन sp3 संकृत है तथा आकृति चतुष्फलकीय है। यह sp3 लिखा हुआ है और आकृति चतुष्फलकीय बताई है। और द है CH2O में कार्बन sp संकृत है और आकृति रेखीय है। जो भी आपको ठीक लगता है वो मार्क कीजिए। नेक्स्ट CH3OH से शुरू होने वाली सजातीय श्रेणी का चौथा सदस्य होगा। CH3OH से शुरू होने वाली सजातीय श्रेणी का चौथा सदस्य होगा C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH और C5H11OH। चौथा सदस्य आपको क्या होगा वो बताना है। ये एक यौगिक है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2CO NH2, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2CO NH2 में क्रियात्मक समूह है A कार्बोनिल समूह, ब C डबल बॉन्ड C यानी द्विबंध एवं CONH2 एमाइड समूह, स C डबल बॉन्ड C यानी द्विबंध एवं NH2 एमीन और द कार्बोनिल समूह एवं एमीन। जो भी क्रियात्मक समूह आपको इसमें दिख रहा है वो आप इसमें उत्तर बता दीजिए उसका। नेक्स्ट CH2 डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड N, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CN में 2 कार्बन sp2 संकृत हैं, 3 कार्बन sp2 संकृत है, 2 कार्बन sp संकृत है और चौथा उत्तर है 1 भी कार्बन sp3 संकृत नहीं है। पहला उत्तर है, पहला ऑप्शन है 2 कार्बन sp2 संकृत हैं, दूसरा 3 कार्बन sp2 संकृत है, तीसरा 2 कार्बन sp संकृत है और चौथा 1 भी कार्बन sp3 संकृत नहीं है। जो ठीक लगता है उसको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 है, बेकर-नाथन प्रभाव कहा जाता है। प्रेरणिक प्रभाव को
दूसरा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव को, तीसरा अनुनाद प्रभाव को और चौथा अति संयुग्मन प्रभाव को। ये 10 प्रश्नों के उत्तर आपने लिख लिए। अब आप इस कागज को बंद करके रख लीजिए, ये हमको दे देना, हम चेक करेंगे, ठीक है। अब लिखिए, वहाँ भी बाहर जो बैठे हैं दूसरे जिलों में, सब जगह जहाँ पढ़ रहे हैं, वो भी अपने इन पेपर्स को इकट्ठा करके अपने जो वहाँ आपके नोडल ऑफिसर है उनको दे दीजिए। अब वो आपस में किसी से भी चेक करा लें, उत्तर इसके आपको कल बता देंगे, कल आप इसको चेक कर लें। नेक्स्ट लाइन चल आगे। ये तो प्रश्न हो गए 10 तो आपको, जिसका उत्तर आपने कर लिया है, बंद कर दीजिए इसको। अब ये नोट कर लें आप, प्रश्न संख्या 11 जो है वो ये है कि निम्न अणुओं में सिग्मा तथा पाई बंध दर्शाइए। ये आपको करना है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जो आपके 11th 12th के उसमें एग्जाम में आ सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न है। निम्न अणुओं में सिग्मा तथा पाई बंध दर्शाइए। C6H6, साफ नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, C6H6, और दूसरा है CH3CONH2। इन दोनों में सिग्मा और पाई बंध दर्शाने हैं आपको, यानी संरचना बना करके आपको इसमें सिग्मा और पाई बंधों को इंगित करना है। प्रश्न संख्या 12 है, निम्न यौगिकों की अनुनादी संरचनाएं लिखिए तथा इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन तीर के निशान द्वारा दर्शाइए। आपको अनुनादी संरचनाएं बनाना सिखाया था, अनुनादी संरचनाएं आप बनाएंगे इनकी, किसकी? C6H5CHO, C6H5NO2, और तीसरा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2+। ये 3 एबेस है आपके सामने, कार्बनिक स्पीसीज या यौगिक है, इनका आपको अनुनादी संरचनाएं दर्शानी है, तीर के निशान के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स का विस्थापन बताना है। नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट, निम्न को अम्लीयता के बढ़ते क्रम में जमाइए। दिख रहा है ये तो साफ? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड और मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, इन तीनों को अम्लीयता के बढ़ते हुए क्रम में आपको जमाना है। और प्रश्न संख्या 14 है, इसका ऑर्बिटल निरूपण चित्र बनाइए। जैसे अपन ने बनाए थे चित्र पहले, एथेन, एथीन, प्रोपीन इनके बनाए थे, वैसे ही इसका आपको ऑर्बिटल निरूपण चित्र, यानी कि संकरण दर्शाते हुए, संकरण और अतिव्यापन दर्शाते हुए इसका ऑर्बिटल निरूपण चित्र बनाना है। यह है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। हाँ, ये ले लीजिए।